माय यूट्यूब चैनल यस स्टडी एजुकेशन में मैं चांदनी एक बार फिर नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 12 एंड 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं तथा क्लास 5 का लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक का भी वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 खत्म हो जाए तो इस लेसन में तेल के बारे में दिया गया है कि अगर इस पृथ्वी पर से तेल खत्म हो जाएगा तो हमें कैसा लगेगा, उसी के बारे में इस लेसन में दिया गया है। तथा इस लेसन में अब्राहम एक लड़का का नाम है जो अडालज की बावड़ी देखने जाता है और अडालज की बावड़ी जो है अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। और वो रास्ते में जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में बहुत सारा चौराहा देखता है और उसी समय उसके बस की तेल खत्म हो जाती है और जो ड्राइवर है वो पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाता है। तो अचानक अब्राहम के दिमाग में कई प्रकार के सवाल आते हैं कि तेल कहाँ से आती है, अगर इस पृथ्वी पर से तेल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। यही सब बातें इस लेसन में दिया गया है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है अदालत की बावड़ी। सबसे पहले पॉइंट है अहमदाबाद से इसकी दूरी लगभग 18 किलोमीटर तथा गांधीनगर से 5 किलोमीटर है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से कितना किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर है और गांधीनगर से अडालज की बावड़ी जो है ये 5 किलोमीटर है। इसके बाद में नेक्स्ट है यह सीढ़ीदार कुआं है जो अडालज नामक गांव में है। तो अडालज क्या है, एक गांव है और बावड़ी के बारे में मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूं। तो यानी कि अडालज एक गांव है और बावड़ी क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं है। इसके बाद में नेक्स्ट है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा गुजरात का सबसे बड़ा शहर है जो गांधीनगर से पहले गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। तो अहमदाबाद जो है कहाँ पे है, तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। ये इसको भी ध्यान दीजिएगा। पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी लेकिन फिर बाद में गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई। हाईवे को राजमार्ग भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जमीन के अंदर से तेल के अलावे कई तरह के खनिज जैसे कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट भी मिलते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जमीन के अंदर से तेल के अलावा क्या क्या चीज मिलता है, तो कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है और बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम, डीजल तथा खनिज। ये तीनों के बारे में दिया गया है इस लेसन में। पेट्रोलियम को काला या तरल सोना भी कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है कि काला या तरल सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है ये सभी में क्या आता है, पेट्रोलियम, डीजल तथा खनिज। तो ये सभी जमीन के अंदर पाया जाता है जो गहरा गाढ़ा रंग का बदबूदार होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जमीन के अंदर क्या पाया जाता है, तो पेट्रोलियम, डीजल तथा खनिज। और ये सभी जमीन के अंदर पाया जाता है जो गहरा रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर बहुत सारी चीजें घुली मिली और छुपी रहती है। जब ये जमीन से निकाला जाता है तो इसके अंदर बहुत सारी चीज घुली मिली और छुपा हुआ रहता है इसके अंदर। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज के लिए किया गया है। यहाँ पे जो तेल शब्द का प्रयोग किया गया है ये तेल शब्द पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है इसी तेल से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन प्राप्त होते हैं। जब इसको रिफाइनरी में भेज दिया जाता है उसके बाद जब वो रिफाइन हो जाता है तो उसमें क्या निकलता है, तो केरोसिन निकलता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन इसी से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ईंधन, क्या आप लोग जानते हैं ईंधन क्या होता है? अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईंधन जो है ये संस्कृत के ईंध धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है जलाना। तो ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के सहयोग के साथ काफी ऊष्मा उत्पन्न करता है। ईंधन में जैसे में इसको जलाने के बाद ये काफी गर्मी पैदा करती है, काफी ऊष्मा पैदा करती है, उसे ही ईंधन कहा जाता है।
तो ईंधन में जो होता है वो द्रव ईंधन भी होता है, गैस ईंधन भी होता है और ठोस ईंधन भी होता है। तो द्रव ईंधन में कौन कौन आते हैं? तो पेट्रोलियम आ गए, कोलतार आ गए, ये सब द्रव ईंधन में आ गए। और गैस ईंधन में आ जाता है प्राकृतिक गैस एलपीजी। उसके बाद में ठोस ईंधन में आते हैं लकड़ी और कोयला। तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, जबकि ईंधन को जानने से पहले ईंधन क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एलपीजी। एलपीजी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो खाना बनाने की गैस में एलपीजी का प्रयोग करते हैं। मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं, यानी कि जो जमीन के अंदर इसी प्रकार से निकाला जाता है और उसको रिफाइनरी के द्वारा एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस सब इसी के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो एक एक पॉइंट मैं बता रही हूँ सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक विशेष प्रकार की मशीन द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के किस भाग के गहराई में पेट्रोलियम है और किस गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचकर रिफाइनरी में भेजा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो विशेष प्रकार की मशीन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के किस भाग की गहराई में पेट्रोलियम है तथा किस भाग की गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल जो है ऊपर खींचकर रिफाइनरी में भेजा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सन 2002 में पेट्रोल की कीमत 29 रुपये 91 पैसे थी, जो 2007 में बढ़कर 43 रुपये 52 पैसे तथा 2014 में बढ़कर 67 रुपये 86 पैसे बढ़ी। तो ये सब बातें बुक में लिखी गई थी, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है आपको दे दे कि 2002 में पेट्रोल की कीमत 29 रुपये 91 पैसे थी, तो 2014 में उसकी कीमत कितनी हो गई? ऑप्शन में कुछ भी आपको दे देगा, ये दिया हुआ था, मैं इस पॉइंट को नोट कर दी हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट है सन 2002 में डीजल की कीमत, ऊपर में पेट्रोल की कीमत थी और यहाँ पे डीजल की कीमत के बारे में बता रहा है। तो इस दोनों को ध्यान से देखिए कि दोनों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कि पेट्रोल की कीमत 5 साल में कितनी बढ़ी और फिर डीजल की कीमत भी 5 साल में कितनी बढ़ी, फिर पेट्रोल की कीमत 7 साल में कितनी बढ़ी और डीजल की कीमत 7 साल में कितनी बढ़ी। तो सन 2002 में डीजल की कीमत 18 रुपये 91 पैसे थी, जो 2007 में बढ़कर 30 रुपये 48 पैसे हो गई तथा 2014 में बढ़कर 58 रुपये 97 पैसे बढ़ी। इसको दोनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक नोट है, कक्षा में ईंधन के संरक्षण के संबंध में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। इस चर्चा से बच्चों में यह समझ पैदा होती है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में है। इन सभी का हमारे जीवन में अच्छा उपयोग होता है। तो ये जो नोट्स है ये शिक्षण शास्त्र का नोट है, इस नोट को ध्यान में दीजिएगा कि ईंधन के संरक्षण के बारे में बच्चों को कैसे चर्चा की जानी चाहिए। तो इस पे पोस्टर बनवा के उस पे बच्चों से खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। और जब पोस्टर बनवा के इस पे चर्चा किया जाएगा तो बच्चों के अंदर क्या समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी क्या है, तो वो जमीन के अंदर से निकलने वाले एक खनिज के रूप में है और इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है ये सभी बातें बच्चों को पता चलेगा जब उन्हें पोस्टर के द्वारा ये बताया जाएगा। तो पोस्टर पर बताने से उनकी समझ जो है अच्छी बनेगी। नेक्स्ट है इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है खाना बनाने के ईंधन। तो खाना बनाने के लिए कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी का तेल हम लोग प्रयोग करते हैं, कोयला भी प्रयोग किया जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, लकड़ी, बिजली, गैस, धूप तथा उपले, जिसको गोईठा भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने के लिए गोबर के ईंधन को उपले कहते हैं, जैसे गोईठा। इसको भी मैं लिख दी हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है तेल का उपयोग। तो तेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ईंधन के रूप में, प्लास्टिक रंग रोगन के रूप में, यातायात में, खाना बनाने में, मशीनों में और ड्राइविंग में। तो ये सभी चीज़ों में तेल का उपयोग होता है। ये जो 6 पॉइंट दिया गया है ये सभी पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन है लेसन 13, बसेरा ऊंचाई पर। इस लेसन में गौरव जानी जो है एक लोनर, यानी कि लोनर जो है मोटरसाइकिल का नाम है,
उसके द्वारा वह 2 महीने की यात्रा पे निकल जाता है और उसी यात्रा में वो बहुत सारे सामान भी इकट्ठा कर लेता है। जो भी जरूरत का सामान है वो अपने साथ ले जाता है, जैसे रहने के लिए टेंट हुआ, बिछाने के लिए प्लास्टिक की सीट हुआ, स्लीपिंग बैग हुआ, गर्म कपड़े हुआ, काफी दिनों तक खराब न होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे, यानी कि बहुत सारे सामान वो अपने साथ ले गया। गौरव जानी था वो मुंबई का रहने वाला था और वो मुंबई से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान होते हुए वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली जाने के बाद वहां से वो लद्दाख गया, लद्दाख के बाद लेह गया, लेह के बाद वो जांगथांग इलाका में गया, उसके बाद में जंगप्पा जनजाति से मिला, यानी कि दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर भी चला गया। इसीलिए इस लेसन का नाम दिया गया है बसेरा ऊंचाई पे, और वहां वो 2 महीने यात्रा करके फिर वहां से वापस लौटता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। इस बुक में दिया हुआ था इसलिए मैं इसको नोट कर दी हूँ। एक एक पॉइंट जो भी है, मैं एक पॉइंट भी बुक का नहीं छोड़ी हूँ, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली जो है मुंबई से कितना किलोमीटर दूर है? तो 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। ये तीनों राज्यों का नाम याद रखिएगा। अगर आप लोगों का मैप क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैप क्लियर नहीं है तो इसको ध्यान से देखिएगा और मैप भी जरूर देखिएगा, ताकि मैप में देखने से आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व में हिमालय में स्थित है। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत की श्रेणियां हैं तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। इसका सबसे पहला पॉइंट है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान क्यों कहा जाता है ये भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी रेगिस्तान जो है रेतीले और गर्म नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, और लद्दाख के दिन का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ के घर 2 मंजिला होते हैं जिन्हें पत्थरों को काट काट कर बनाए जाते हैं। यहाँ का जो घर होता है वो 2 मंजिला होता है। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके आएंगे सीटेड में। यहाँ के घर 2 मंजिला होते हैं और इन्हें पत्थरों को काट काट कर बनाया जाता है। इसको भी ध्यान दीजिए क्योंकि घर के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी। इससे पहले मैं मनाली के बारे में बताई थी, राजस्थान के घर के बारे में बताई थी, और ये लद्दाख का घर कैसा होता है उसके बारे में मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, इन पत्थरों को एक दूसरे पर रख कर दीवार खड़ी की जाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इन पत्थरों को एक दूसरे पर रख कर तब दीवार खड़ा किया जाता है, जो काफी मोटी होती है। इन पत्थरों पर चूने एवं मिट्टी की पुताई की जाती है। तो इसको एक दूसरे पे रख के दीवार बनाया जाता है, और इसका दीवार कैसा होता है? काफी मोटा होता है, और इन पत्थरों पर चूने एवं मिट्टी की पुताई की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ घर की निचली मंजिल में, निचली मंजिल को लेखा भी कहा जाता है, तो यहाँ घर की निचली मंजिल में जानवरों के साथ अन्य जरूरत के सामान रखे जाते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख का जो घर का निचली मंजिल होता है वहां पे जानवरों के साथ अन्य जरूरत का सामान रखा जाता है। नेक्स्ट है, इसके निचले मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसके निचले मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है। सर्दी के दिनों में अक्सर यहाँ रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ निचली मंजिल में जानवरों के साथ ही रहते हैं। सर्दी का जब समय होता है तो यहाँ ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ निचली मंजिल में ही जानवरों के साथ रहते हैं, क्योंकि जानवर के साथ रहने से उन्हें गर्मी मिलती थी, इसी कारण वो जानवरों के साथ रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छत होता है, जिसको मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल होता है। यहाँ के घरों के फर्श, छत एवं सीढ़ियाँ लकड़ी के बने होते हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख का जो घर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छत होता है, और इस छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल होता है। यहाँ के घरों के फर्श, छत एवं सीढ़ी लकड़ी के बने होते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ सभी घरों के छत समतल होते हैं। घर के बारे में तो सीटेड में एक प्रश्न तो रहते ही हैं, क्योंकि या तो लद्दाख के घर के बारे में पूछा जाए, या तो रेगिस्तान के घर के बारे में, या तो मनाली के घर के बारे में, कोई भी घर के बारे में एक सीटेड से एक प्रश्न रहते। इसलिए जो भी मैं घर के बारे में बता रही हूँ सभी को ध्यान से देखिएगा।
यहाँ सभी के घरों के छत समतल होते हैं, जिस पर लोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान सुखाते हैं तथा गर्मियों की तेज धूप में वहाँ के निवासी फल सब्जी भी सुखाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे ठंड में करते हैं क्योंकि उस समय वहाँ फल और सब्जी नहीं मिलता है। तो लद्दाख के सभी घरों के छत समतल होते हैं और उसी छत पर वे लोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान सुखाते हैं तथा वहाँ पे गर्मियों में तेज धूप होती है तो वहाँ पे वो फल और सब्जी भी सुखाते हैं और जिसका इस्तेमाल वे ठंड में करते हैं। और ठंड में इसलिए करते हैं क्योंकि ठंड के समय में वहाँ फल और सब्जी नहीं मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत वहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें दे रही कि 3 चीज़ें उन्हें ठंड से बचाते हैं। तो क्या क्या? तो मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत वहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, लद्दाख में स्वागत को झूले झूले कहा जाता है, माँ को आमाले कहा जाता है, पिता को आबाले कहा जाता है और दादा को मेमेले कहा जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बताई थी कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करती हूँ कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है, माँ की माँ यानी कि नानी को अम्मुमा कहा जाता है, पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा को चिटप्पन कहा जाता है और पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि चाची को कुजम्मा कहा जाता है, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ और इसमें लद्दाख के बारे में दिया गया है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। लद्दाख में जो है माँ को आमाले, पिता को आबाले, दादा को मेमेले और स्वागत को झूले झूले कहा जाता है। और मलयालम के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसलिए सभी को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक नोट है, सभी रेगिस्तान गर्म एवं रेतीले नहीं होते। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि लद्दाख में पहाड़ों पे बहुत सूखा माहौल है और उसी के कारण वहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ये जो लेसन है 13, ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। इस लेसन में अभी बहुत कुछ बचा भी हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करवाऊंगी। और इस लेसन में अभी हम लोगों को चांगथांग इलाका के बारे में पढ़ना है, चांगप्पा जनजाति के बारे में पढ़ना है, पश्मीना शॉल, रेबो, श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, जम्मू के घर कैसे होते हैं और भी बहुत कुछ इस लेसन में बचा हुआ है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।